देखिए, कल तक हमने पूरा सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट किया था। लास्ट में इस सॉल्यूशन चैप्टर के हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पूरा कंप्लीट किया था, हेनरीज लॉ को पढ़ा था, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने आपको करवाए थे जो कि बेनिफिशियल होते हैं डायरेक्ट इस बात से कि, गुड मॉर्निंग शालू जी, कि इस बात से डायरेक्ट बेनिफिशियल होते हैं कि अगर आपको किन्हीं दो के बीच में रिलेशन के लिए क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया और आपसे वो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करवा रहा है, या मैं कहूं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा, इनका उल्टा भी अगर आपसे कैलकुलेट करवाया जाए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको कल की क्लास में किस तरीके से सॉल्व करते हैं सारी सिखा दी थी। आज की क्लास में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वास्तव में मैं आपको बताऊं तो ये हार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री के 3 ही चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के हार्ट कहलाते हैं। मैं कहूं इसी से ही फिजिकल केमिस्ट्री पूरी समझ में आती है। देखिए, मोल कंसेप्ट तो एक जनरल चीज है जहां से फिजिकल की शुरुआत होती है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री को फील करने के लिए 3 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला इलेक्ट्रो, दूसरा थर्मो और तीसरा काइनेटिक्स। ये तीनों चैप्टर अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर ये 3 आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि फिजिकल केमिस्ट्री पर आपकी अच्छी कमांड है और फिजिकल केमिस्ट्री आपको आती है। सबसे बड़ी बात, हमारे दैनिक जीवन में जो आसपास का सराउंड एरिया है, इस पूरे सराउंडिंग एरिया के अंदर ही हम इन चीजों को फील करते हैं। अब जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज वेल एज हमारी बॉडी पे भी लागू होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी दुनिया भर के फ्लूइड्स हैं और इन फ्लूइड्स में इलेक्ट्रोलाइटिक ट्रांसफर हमारे मैसेज को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर मेटल एग्जिस्ट कर रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, उनके जरिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक ट्रांसफर हो रहा है और वो हमारे ब्रेन को मिल रहा है और हम पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही रोल है। और अगर हम हमारे आइट साइड में सारी चीजों को देखें तो पूरी डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज है। आज इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और सबसे बड़ी चीज जो आज ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसकी वजह से आप और हम दोनों इंटैक्ट हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पीछे भी तो बैटरी का अहम रोल है। हाँ है ना, आप मोबाइल से मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, क्लियर है ना। इस मोबाइल में जो बैटरी लगी है वो भी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देन है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज के इस दौर में मैं ये कहूं कि फिजिकल केमिस्ट्री का हार्ट है, तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आ रही बात सर? बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। क्लियर है? इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम समझेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई कहां से, इसका मीन्स क्या है, क्या दुनिया में स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के रिएक्शन से जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वो एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, क्लियर है, उस ट्रांसफर को हम कैसे समझें, ये सारी चीजें इस चैप्टर में है। और ये चैप्टर जो बेसिकली डिपेंड कर रहा है, जिस पर ये पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। मैं रेडॉक्स रिएक्शन आप लोगों को पहले पढ़ा के आ चुका हूं। आपने अच्छे तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन के सारे वीडियोस भी व्यूज कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। नहीं देखे तो मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उसको देखें। रेडॉक्स रिएक्शन पे आप अपनी अच्छे से पढ़ करके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करें। रेडॉक्स आती है तो ये चैप्टर आता है। क्लियर है ना? देखिए, रेडॉक्स एक डायरेक्ट प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स का एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है। क्लियर है ना? मैं आपको ये चीज समझाऊं कि कैसे हो रहा है प्रोसेस। तो इसके अंदर एक सिंपल सी थिंग ये है कि रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो भी आप रिएक्शंस करा रहे थे और रेडॉक्स चेंज करा रहे थे, वो एक पर्टिकुलर कंटेनर में करा रहे थे। तो वहां से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकल रही थी उसका कोई यूजफुल वर्क नहीं था, वो बेकार जा रही थी। इसी चीज को कुछ साइंटिस्टों ने समझा और फील किया और उन्होंने देखा कि जो एनर्जी बेकार जा रही है, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा, अगर इस एनर्जी को हम यूज में लेना स्टार्ट करते हैं और इस रेडॉक्स प्रोसेस को अगर हम अलग अलग कंटेनर में कराना स्टार्ट कर दें और जो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर हम उसको किसी तरीके से यूज कर लें, तो क्या ये हमारी यूजफुल होगी या नहीं। इसी बात के पीछे, इसी सोच के पीछे, इसी क्राइटेरिया के पीछे
बेटा एक चैप्टर डेवलप हुआ जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज, यहां तक चीज मेरी बात समझ में आई? मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, व्हाट द मीन्स अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक जनरल नॉलेज जो आपको होनी चाहिए थी, क्या वो यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट आपको? बड़ा सिंपल सा एक टर्म मैंने लिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आ रही बात समझ में? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। शालू जी मेरी बात समझ में आ गई आपको? पूजा जी देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये शब्द जो इलेक्ट्रो है ये है क्या, और ये केमिस्ट्री जो शब्द लाया गया है ये लाया गया कहां से? क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ यहां पर इलेक्ट्रिक करंट, और केमिस्ट्री का मतलब हुआ बेटा केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जरिए जो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हुआ है, आ रही है बात समझ? उसी चीज का ही नाम क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या चीज, इसी चीज को हम समझ लें तो मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच एनर्जी रिलीज्ड इन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अपने आप हो रही है, अब उस अपने आप रिएक्शन के अंदर रेडॉक्स चेंज हो रहे होंगे, उस रेडॉक्स चेंज से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही होगी बेटा? रिलीज हो रही होगी। आ रही बात? इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हम उसको किस में कन्वर्ट कर लें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और उसी एनर्जी को अगर हम कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही होगी उसके लिए अगर काम में ले लें तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगा। या मैं एक और आपको डेफिनेशन कहूं, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर आपको एक और कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आ रही बात समझ में, इनटू केमिकल एनर्जी, एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आ रही बात समझ? इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इज ऑल्सो डील्स विद कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ना? फिजिकल केमिस्ट्री की एक वो ब्रांच है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के जरिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, या फिर केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, जो एक कन्वर्जन का प्रोसेस है, यही क्या कहला रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहला रहा है। आ रही है बात समझ? द बेसिस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन आर द रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो सारा बेसिस जिस पर ये रिएक्शंस हो रही है ये वास्तव में किस पर डिपेंड कर रही है? सारी चीज ये रेडॉक्स रिएक्शन पर डिपेंड कर रही है। आ रही है बात समझ में? ये सारी चीज किस पर डिपेंड कर रही है बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन पर डिपेंड कर रही है। अब ये मैंने कहा कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, अब इस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के दौरान, क्लियर है ना बेटा, जो एनर्जी निकल रही है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, अब उसको हमने कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज। तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, क्लियर है बेटा, और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में ये एनर्जी चेंज कहां से हो रही है? ये प्रोसेस क्या है? इसको कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो चीज काम में ली गई होगी, ऐसी कोई ना कोई तो डिवाइस होगी जिस डिवाइस के जरिए हमने ये सारा प्रोसेस किया है। आ रही है बात समझ? तो आइए अब हम उसी चीज को देखते हैं कि वो है क्या चीज। अगर मैं ये कहूं, अगर मैं कोई डिवाइस काम में ले रहा हूं इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है, कहने का मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसी तरीके से किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैरिड आउट करने के लिए मैं केमिकल एनर्जी को
क्लियर है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दे रहा हूं तो उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो दोनों प्रोसेस हो किससे रहे? ये किसी ना किसी डिवाइस के जरिए हो रहे हैं। उस डिवाइस को ही हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं बेटा? सेल, जो हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है। क्लियर है ना? चाहे हम घर में आने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको देख लें, क्लियर है? सिंपल सी रिस्ट वॉच देख लें या कुछ भी देख लें, सब में एक सेल का बड़ा ही एक अच्छा यूज है। तो जो भी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये जो सारा प्रोसेस है वो एक डिवाइस इस सेल के जरिए ही कन्वर्ट की जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सेल कितने टाइप के होते हैं? क्लियर है? केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम ये कहें कि ये सेल अब हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये सेल? ये हमारे पास में दो टाइप के सेल होते हैं। पहले को मैं कहूंगा इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरे को मैं कहूंगा बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलूंगा दूसरे को? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस पहले हम यहां पर समझ लें। क्लियर है ना? अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई भी रिएक्शन हो रही होगी, उससे केमिकल एनर्जी डेवलप होगी, और उस केमिकल एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डेवलप कर दें किसी भी डिवाइस के जरिए, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आ गई बात समझ में? तो मैं ये कहूं कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट, आ रही बात से? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः प्रवर्तित, अपने आप कोई रिएक्शन हो रही होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो इसके लिए जो गिव्स फ्री एनर्जी होगी वो 101% डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव होगी। यस या नो? कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होती है, आ रही बात समझ में, तो हमारे पास में जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही होगी उसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? ऑलवेज डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ये आपको याद होना भी चाहिए कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और इस पूरे प्रोसेस को, जिसको हम कह रहे हैं कि भाई हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसके जरिए? एक डिवाइस के जरिए। और उसी डिवाइस को हम क्या कह रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह रहे हैं। बात समझ में आई? अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं ये कह दूं, आ रही बात समझ में? मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आल्सो नोन एज, आ रही बात समझ? आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल, ये लीजिए, इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। पहली चीज ये क्लियर। आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते क्या है? आ रही बात समझ? ये बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और ये जो प्रोसेस होता है, सबसे पहली चीज नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा प्रोसेस है ये? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होगा इसके लिए वो ऑलवेज डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। और प्रोसेस कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम करते क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू, मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी
convert into chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें बेटा? केमिकल एनर्जी के अंदर। आ रही है बात समझ? और ये प्रोसेस कैसा है? ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसी चीज को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, हमारे सिलेबस के अंदर ये दोनों ही चीजें हैं और दोनों ही चीजों को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। तो हम अब एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाए, इनको किस तरीके से फील किया जाए। पहले क्या मेरी बात यहां तक आप लोगों को बिल्कुल ठीक से समझ आ गई है बेटा? इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या बिल्कुल आपके समझ में आया? ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। हम यहां से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर है आपको? इस इंट्रोडक्शन में अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं अब इस चैप्टर को इसी के ही फॉर्म में देना स्टार्ट करता हूं कि किस तरीके से इन्होंने सोचा कि ये सेल बन सकता है और इस सेल से हम ऐसे ऐसे प्रोसेस ले सकते हैं। क्लियर है? डन। आगे बढ़ते हैं बेटा और हम डिस्कस करते हैं अब। क्लियर है? देखिए अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये जो मेरे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखना ईसीसी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ईसीसी बोलूंगा। आ रही है बात समझ? तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा क्या? केमिकल एनर्जी जो है मेरे पास में, मैं ये बात करूंगा सीई। सीई का मतलब हो गया केमिकल एनर्जी। क्लियर है बेटा? और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी ईई के अंदर। ईई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी है मेरे पास में वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, चीजों को ध्यान देना, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो इस पूरी रिएक्शन के दौरान जो सेल का पोटेंशियल डेवलप होगा, हम आ रहे हैं अभी कि पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है? आ रही है बात समझ? बेटा मेरे यहां से नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, पूजा जी आपके यहां से नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना? मेरे यहां से अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम होती तो तुरंत मुझे पता लग जाता है। मेरे यहां से बिल्कुल क्लियर चल रहा है सिस्टम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई बात समझ में? अगर मैं इसके सेल पोटेंशियल की बात करूं तो याद रखना इसके लिए जो ई नॉट सेल होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। जो ई नॉट सेल होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ई नॉट सेल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये हम आराम से इस चीज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं कहूं सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस अकर ड्यू टू विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी डेफिनेशन ना मैं लिख रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ये जो सेल है इस सेल में होगा क्या? तो मैं ये कह रहा हूं सेल इन विच spontaneous redox reactions occur due to which conversion of chemical energy into electrical energy takes place। बात समझ में आ गई? दूसरे नंबर पर मैंने आपसे ये कहा कि साहब मेरे पास में जो दूसरे नंबर पर है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मैं शॉर्ट फॉर्म में ईसी से रिप्रेजेंट करूंगा। आ गई बात समझ? अब यहां पर होगा क्या कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में।
क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? केमिकल एनर्जी में। अब ये प्रोसेस में अगर मैं आपको कहूं कि जो मेरे पास में डेल्टा जी है, वो डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बिकॉज रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, जबकि ये प्रोसेस कैसा था? स्पॉन्टेनियस। और ये कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं इसके अंदर ई नॉट सेल की बात करूंगा बाद में जाकर के, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव, जबकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है। क्लियर है? अब जनरली मैं आपको एक चीज समझाऊं कि साहब, अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक्सप्लेन करना हो तो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कैसे एक्सप्लेन करूं? एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, देखिएगा। इस तरीके से मेरे पास में एक ग्लास का कंटेनर होगा या कोई भी कंटेनर जो इंसुलेट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इसके अंदर अगर इस तरीके से कोई दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएं, क्या कर दिए जाएं? कोई भी दो इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगा दिए जाएं। ये लीजिए, ये दो इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिए हैं और ये इलेक्ट्रोड हमेशा किसी इनर्ट मेटल के होने चाहिए। और इसके अंदर अब अगर इस तरीके से कोई सॉल्यूशन फिल कर दिया जाए, बड़ा ध्यान से समझना, ये सॉल्यूशन हमेशा 101% किसी ना किसी इलेक्ट्रोलाइट का होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन मैंने फिल किया है कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट का है। मैं इसी चीज को अब नाम दे रहा हूं इलेक्ट्रोड। ये किसी भी इनर्ट मेटल के बने हुए होते हैं। मैक्सिमम यूज प्लेटिनम लिया जाता है। आगे जाकर के हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटिनम ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए हम इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड के नाम से जान रहे हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए, और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे लेकिन रिएक्शन को प्रोसीड करा दे। और अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम किसी बैटरी के साथ में, ये लीजिए, जोड़ देते हैं। ये क्या है? मेरे पास में बैटरी है और इस बैटरी का अगर मैं बात करूं तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। हम इसको कहेंगे कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल को हम कहेंगे कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को हम कहेंगे एनोड। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए है। क्लियर है? अब इसके अंदर हमारे पास, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डेफिनेटली आयन होंगे। मान लीजिए कि मैंने कोई ए बी इलेक्ट्रोलाइट डाला और ए बी इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा ए प्लस और प्लस बी माइनस में, तो डेफिनेटली यहां पर ए प्लस आयन भी मिलेगा और बी माइनस आयन भी मिलेगा। ये लीजिए, अब ये दोनों आयन किसी ना किसी अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट होंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्लियर है? तो ए हमेशा कैथोड की ओर माइग्रेट होगा और बी हमेशा एनोड की ओर माइग्रेट होगा। ये लीजिए, ये इधर गया और ये इधर माइग्रेट होगा। तो कहने का मतलब, मैं अगर आपको ट्रिक सिखाऊं कि कौन से आयन, तो याद रखना चाची टू चाची, सी टू सी, और इसी का इंग्लिश वर्जन आंटी टू आंटी। याद रहेगा क्या? आ रही बात समझ में? एनायन एनोड पर और कैटायन कैथोड पर। सी फॉर कैटायन और सी फॉर कैथोड। कैटायन कैथोड पर जाएंगे, एनायन एनोड पर माइग्रेट होगा। बोलो, यहां तक मेरी बात समझ में आई? और इस तरह का जो एक सेल बनता है, इसी सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये पूरा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों है? क्योंकि हम बैटरी से यहां पर करंट का फ्लो करा रहे हैं, जिसके कारण इन आयन का माइग्रेशन हो रहा है। और इसी के ऊपर दो चीजें होती है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव
एनालिसिस। क्लियर है? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में तो हम डिस्कस करते हैं भाई एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा, वगैरह वगैरह। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाते हैं फेराडे के लॉ। हमें यह बताना पड़ता है कि जो भी मटेरियल इन इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ है उसका अमाउंट कितना है। आ रही है बात समझ में? तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये एक साधारण सा प्रोसेस होता है, किस तरीके से दिखता है, क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है बेटा? आ गई बात समझ में? ठीक है। तो इस पूरी एंटायर असेंबली के अंदर हमने बाहर से क्या किया, एक एक्सटर्नल बैटरी को लगाया है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? आइए अब हमारा जो सबसे पहला पूरे चैप्टर के दौरान जो सबसे ज्यादा फोकस होगा वो फोकस हमारा होगा किसके ऊपर, ये लीजिए। ये पहला, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम आगे बात कर रहे हैं, और आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, पहले मैंने डिवाइस वगैरह को आपको एक्सप्लेन किया कि डिवाइस क्या है। अब अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं सबसे पहली चीज, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आ गई बात समझ? अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आखिरकार इन लोगों ने डेवलप कैसे किया और रेडॉक्स रिएक्शन को ही क्यों सोचा, तो हम पहले इन साइंटिस्टों के माइंड मैप को समझते हैं कि भाई थ्योरी क्या थी, एक रेडॉक्स रिएक्शन से इन लोगों ने इस चीज को कैसे डेवलप किया। फिर इस चैप्टर की फीलिंग अंदर आएगी और फिर ये चैप्टर हमें समझ में आने लगेगा, हाँ इसमें ऐसा हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए मैं डिस्कस करता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैं डिस्कस करूं आपसे एक डायरेक्ट प्रोसेस के जरिए, पहले कि आखिरकार उन्होंने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझा कैसे। इस चीज के लिए मैं आपको ये कहूं कि बड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास में एक कंटेनर था। इस कंटेनर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ सॉल्यूशन को फिल कर दिया इस तरीके से। ये लीजिए, ये कोई इन्होंने इसमें एक सॉल्यूशन को डाल दिया। ये लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास में एक सॉल्यूशन है। क्लियर है? और इस सॉल्यूशन को मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है? किसका है बेटा? कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है। अब इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर मैं कहूं कि इस तरीके से एक मैंने मेटल की स्ट्रिप को रख दिया, ठीक है, लेबोरेटरी में कोई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना रहे होंगे साइंटिस्ट लोग। क्लियर है? और उसको डिसॉल्व करने के लिए कोई हाथ में रॉड आ गई और उस रॉड से उन्होंने इसको डिसॉल्व कर दिया। अंडरस्टूड है? क्लियर है? ये एक मैंने इस तरीके से एक मेटल की रॉड डाल दी। अब गलती से जब ये चेक किया गया तो ये जिंक की रॉड थी। किसकी रॉड थी ये? जिंक की रॉड। जो मेटल उन्होंने उठाया था वो गलती से उनके पास में क्या आ गया? जिंक रॉड आ गई। और इस कॉपर सल्फेट के कारण जो इस सॉल्यूशन का कलर डेवलप हुआ होगा वो ब्लू कलर होगा। हाँ या ना भाई? कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया है तो कॉपर सल्फेट के कारण हुआ क्या होगा? आ रही बात समझ में? ब्लू कलर हुआ होगा। तो अभी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और घुमा करके गलती से उन्होंने इस रॉड को इसी में ही छोड़ दिया। ये घुमाया, डिसॉल्व हो गया कॉपर सल्फेट। अपन करते हैं ना यार, किसी ग्लास में किसी चीज को घुमाया, चम्मच उसी में छोड़ देते हैं, आलसी है ना। वैसे ही ये भी प्रोसेस था कि उन्होंने इस रॉड को इसी में छोड़ दिया। और कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इन्होंने वापस इस चीज को देखा तो देखते ही बड़ी आश्चर्यजनक घटनाएं उनके सामने आई। ये देखिए हुआ क्या, और उसी चीज को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ये चीज बड़े ध्यान से समझना कि कुछ देर बाद जैसे ही उन्होंने इस मेटल स्ट्रिप को देखा, ये रही इनके पास में मेटल स्ट्रिप, तो मेटल स्ट्रिप की हालत कुछ ऐसी हो गई। क्लियर है? जो मेटल स्ट्रिप इतनी बढ़िया थी वो मेटल स्ट्रिप अब कुछ ऐसी हो गई। सॉल्यूशन के अंदर अभी भी अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का फिल है। ये लीजिए, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट्स अभी